जब हम गहरे अंतरिक्ष में यात्रा करने की बात करते हैं, आपने पहले ही इसका थोड़ा-सा उल्लेख किया। आपने पहले ही एक सुंदर वीडियो बनाया है, जिसका नाम है ब्रह्मांड के अंत की यात्रा, और उसके शुरुआत में आप अल्फा सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अल्फा सेंचुरी की यात्रा करने के लिए मनुष्यों या मानव जैसे प्राणियों को क्या करना होगा? मुझे लगता है कि इसे करने के कुछ तरीके हैं और ये इस पर निर्भर है कि आपका जहाज कितना तेज है। यही हमेशा फैसला करने वाला कारक होगा। अगर हम कोई इंटरस्टेलर प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करते हैं जो प्रकाश की गति के अंश पर यात्रा कर सके, तो हम इसे अपने जीवन काल में कर सकते हैं। जो मुझे लगता है कि लोग आमतौर पर तब सपना देखते हैं जब वे इंटरस्टेलर प्रोपल्शन और यात्रा के बारे में सोचते हैं। आप सचमुच अंतरिक्ष यान पर कदम रख सकते हैं। शायद कुछ सालों बाद आप अल्फा सेंटोरी बी पर उतरते हैं, सतह पर घूमते हैं और फिर अपने परिवार से मिलने वापस आते हैं। बेशक उस यात्रा के परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन होगा। अगर आप एक समय के लिए प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो आपकी उम्र पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में धीरे बढ़ेगी। हालांकि चुनौती ये है कि हमारे पास ऐसी कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है जो इसे हासिल कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह संभव है? ये आपने एक पेपर लिखा है जिसका नाम है द हेलो ड्राइव फ्यूल फ्री रिलेटिविस्टिक प्रोपल्शन ऑफ लार्ज मासेज वाया रिसाइकल्ड बूमरैंग फोटोन। तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले आखिर ये क्या चीज़ है, और दूसरी बात, वैकल्पिक प्रोपल्शन सिस्टम्स कितनी कठिन है? हाँ, तो हेलो ड्राइव लाने से पहले एक आइडिया के बारे में सोचा गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेलो ड्राइव इस समस्या को ठीक कर पाएगी। मैं अभी एक पल में हालो ड्राइव के बारे में बात करूंगा, लेकिन हालो ड्राइव उन सभ्यताओं के लिए सही है जो हमसे थोड़ी ज्यादा एडवांस हैं, जिन्होंने सितारों के बीच विस्तार किया है और आकाशगंगा के पार सस्ती हाईवे प्रणाली की तलाश कर रही हैं। इस पहले कदम के लिए आपको बता दूं कि हालो ड्राइव के लिए एक ब्लैक होल की जरूरत होती है, इसलिए आप इसे पृथ्वी पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिल्की वे में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, तो यह अच्छी खबर है। तो हम इस पर वापस आएंगे। लेकिन अगर आप बिना ब्लैक होल के अल्फा सेंचुरी की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ दिलचस्प आइडिया हैं। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट डेडलस और प्रोजेक्ट इकारस दो पहल थीं, जिन्हें ब्रिटिश इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी ने लगभग 20 से 30 वर्षों की समय सीमा के लिए बनाया था। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्या यह संभव होगा कि हम इस समय जो कुछ भी हमारे पास है उसे लेकर संभावित तकनीकी प्रगति के लिए कुछ अवधारणाओं की जांच करें जो अगले कुछ दशकों में सामने आ सकती हैं। हम इंटरस्टेलर ट्रेवल सिस्टम का उपयोग करके किस हद तक तारों के बीच यात्रा कर सकते हैं, और उन्होंने उसमें फ्यूजन ड्राइव्स पर सहमति जताई। तो अगर हमारे पास मौलिक रूप से विस्फोट करने की क्षमता होती, तो आप हमेशा उस तरह के न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन बम की कल्पना कर सकते हैं जो अंतरिक्ष यान के पीछे विस्फोट कर रहे हैं और उसे इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ प्रकार की सफल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया हो रही हो जिसे हम वास्तव में अभी तक एक प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। फिर आप उन सिस्टम्स में प्रकाश की गति के 10% गति प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़े अंतरिक्ष यान हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को साथ ले जाने जा रहे हैं तो आपको एक विशाल अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी। हाल ही में बातचीत वास्तव में बदल गई है और वह विचार अब थोड़ा पुराना लगता है, और हम में से अधिकांश ने वास्तव में लोगों के भौतिक जैविक रूप से अंतरिक्ष यान में सवार होने के विचार को छोड़ दिया है। और शायद हम कुछ ऐसा भेजेंगे जो एक माइक्रोप्रोब की तरह है, जिसका वजन शायद 1 या 2 ग्राम हो। इसकी गति बढ़ाना आसान है। इसकी गति बढ़ाने के लिए लेजर सिस्टम से धक्का दे सकते हैं। शायद इसे प्रकाश की गति के 20% तक ले जा सकते हैं। इसे यात्रा के दौरान बचना होगा। शायद उनमें से कई यात्रा के दौरान नहीं बच पाएंगे, लेकिन वे इतने सस्ते हैं कि आप शायद लाखों का निर्माण कर सकते हैं, और उनमें से कुछ पहुंच जाएंगे और एक फोटो भेजने में कामयाब होंगे। दूसरी ओर, अगर आप वहां किसी व्यक्ति को रखना चाहते हैं, तो हमारे पास टेलीप्रेजेंस या किसी प्रकार के डिलेड टेलीप्रेजेंस करने का कोई तरीका हो सकता है। किसी ग्रह का एक प्रकार का पुनर्निर्माण जो वापस भेजा जाता है, ताकि आप उस वातावरण के साथ डिजिटल रूप से इंटरेक्ट कर सकें जो वास्तविक समय में नहीं होता है, बल्कि यह रिप्रेजेंटेटिव होता है कि उस ग्रह की सतह पर होना कैसा होगा। इसलिए हम इन ग्रहों के डिजिटल विजिटर्स की तरह हो सकते हैं। बेशक ऐसा करना व्यावहारिक रूप से कहीं ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि इस गीले मांस के टुकड़े को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए फिजिकली मजबूर किया जाए, जो थोड़ा कठिन होता है। तो शायद ये कुछ ऐसा है जिसे हम भविष्य में करने की कल्पना कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, हेलो ड्राइव में और भी आगे की सोच शामिल है। और अगर आप बड़े मैसेज को लॉन्च करना चाहते हैं, तो बड़े मैसेज प्लैनेट साइज की चीजें भी हो सकती हैं। हेलो ड्राइव के मामले में आप ब्लैक होल का उपयोग कर सकते हैं। तो यह फिजिक्स की एक तरह की ट्रिक है। मैं अक्सर ब्रह्मांड को एक बड़े कंप्यूटर गेम की तरह सोचता हूं, और आप चीट कोड्स, हैक्स, एक्सप्लॉइट्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। लेकिन एक बार जब आप उन्हें खोज लेते हैं,
तो आप सभी प्रकार की दिलचस्प क्षमताओं को जान सकते हैं जो आपके पास पहले नहीं थीं। और हेलो ड्राइव ऐसा ब्लैक होल्स के साथ करती है। तो यदि आपके पास दो ब्लैक होल हैं जो कि एक बहुत ही सामान्य स्थिति है, एक बाइनरी ब्लैक होल, और वे एक दूसरे की ओर घूम रहे हैं, लाइगो ने दर्जनों बार इन चीज़ों का पता लगाया है, शायद अब तक 100 से भी ज़्यादा। और जब ये आपस में मिलती है तो पहले वे एक दूसरे के चारों ओर बहुत बहुत तेज़ी से, यहाँ तक कि प्रकाश की गति के करीब घूम रही होती हैं। इसलिए फ्रीमैन डायसन ने अपने निधन से पहले 70 के दशक में ग्रेविटेशनल मशीन्स नामक एक शानदार पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार्स का उपयोग करके तारों के बीच अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने का विचार प्रस्तुत किया था। और न्यूट्रॉन स्टार्स बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम का एक तरह से कम भार वाला वर्जन होते हैं। इस बारे में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिया। बस अपने अंतरिक्ष यान को इस कॉम्पैक्ट और रिलेटिविस्टिक बाइनरी सिस्टम में भेज दो और इसका गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष यान को तेज गति से लॉन्च करने में मदद करेगा, जिससे यह तारों के बीच अंतरिक्ष यात्रा को और भी सरल और तेज बना सकता है। आपको न्यूट्रॉन स्टार्स की जरूरत है क्योंकि अगर दो स्टार्स होते तो वे एक दूसरे को छूते। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत छोटे होते हैं, लगभग 10 किलोमीटर चौड़े, जो उन्हें एक दूसरे के करीब आने और तेजी से एक दूसरे का चक्कर लगाने की अनुमति देता है। आप अपने अंतरिक्ष यान को ठीक बीच में, जैसे सुई के छेद से उड़ाते हैं, और आप उनमें से एक के चारों ओर स्लिंग शॉट करते हैं और आप इसे उसी के चारों ओर करते हैं जो आपकी ओर आ रहा है। तो एक दूर जा रहा होगा, एक किसी भी समय आपकी ओर आ रहा होगा, और फिर आप स्लिंग शॉट में कुछ गतिज ऊर्जा को चुरा सकते हैं। प्रिंसिपल में आप गति को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी गति ले सकते हैं और यह आपकी गति प्लस इस मामले में न्यूट्रॉन स्टार्स की गति के 2 गुना हो जाती है, और यह आपके स्लिंग शॉट के बाद की नई गति होगी। तो ये बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि बेसिकली ये बस फ्री एनर्जी है। इसके लिए आपको कोई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर या कुछ और जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इसे चुरा रहे हैं। और सच में इससे रिलेटिविस्टिक स्पीड तक पहुंच सकते हो। तो मुझे वो पेपर बहुत पसंद आया। लेकिन मेरे पास एक क्रिटिसिज्म था, और वो क्रिटिसिज्म ये था कि ये ऐसा है जैसे आप अपने जहाज को एक ब्लेंडर के अंदर उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये 2 न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिनके पास बहुत ही बड़े टाइडल फोर्सेस हैं, और वे एक दूसरे के चारों ओर हर सेकंड या उससे भी कम समय में चक्कर लगा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्पेसशिप को उड़ाते हुए ऐसा मैनूवर करें जो काफ़ी मुश्किल भरा है। और इसलिए ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा, लेकिन मुझे ये पसंद था, और इसलिए मैंने इस आइडिया को अपनाया। और यही साइंस का तरीका है, यह निरंतर विकसित होता है। आप किसी पुराने महान वैज्ञानिक के आइडिया को लेते हैं, उसे थोड़ा ट्वीक करते हैं और बेहतर बनाते हैं। यही है मेरा नज़रिया हेलो ड्राइव के बारे में। और मैंने बस सुझाव दिया उन चीज़ों की जगह ब्लैक होल्स का उपयोग करने का, जो कि बेशक बहुत आम है। और अपने जहाज को उस भयानक ब्लेंडर सिस्टम में उड़ाने की बजाय आप बस पीछे खड़े रहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए एक लेज़र बीम फायर करते हैं। अब क्योंकि ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल फील्ड्स इतने इंटेंस होते हैं, वे लाइट को पूरे 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। वे असल में मिरर्स बन सकते हैं। जैसे सूरज ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए लाइट को 1 डिग्री के फ्रैक्शन से मोड़ता है, वैसे ही ब्लैक होल जैसे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट लाइट को पूरे 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। असल में अगर आप लेजर बीम को इसके बहुत करीब ले गए तो ब्लैक होल इसे अपनी ओर खींच लेगा और वह कभी वापस नहीं आएगी। तो आप बस इसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर पुश करते हो जब तक ये इवेंट होराइजन को बस छूने की कगार तक न पहुंच जाए। फिर वो लेजर बीम वहां से घूम कर वापस आती है। अब ये लेजर बीम ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट कर रही है, लेकिन लेजर मतलब लाइट फोटॉन्स स्पेसशिप के केस की तरह स्पीड नहीं बढ़ा सकती। इसलिए स्पीड बढ़ाने के बजाय वो एनर्जी चुराने का तरीका अपनाती है और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेती हैं। तो वे हाई एनर्जी फोटोन पैकेट्स बन जाती हैं, यानी ब्लू शिफ्टेड हो जाती हैं। तो आप एक रेड लेजर बीम भेजते हैं और वह ब्लू होकर वापस आती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। और क्योंकि फोटॉन्स मोमेंटम कैरी करते हैं, जो कि रोज़मर्रा के अनुभव में थोड़ा अप्रत्याशित है, लेकिन वे करते हैं। यही कारण है कि सोलर सेल्स काम करते हैं, वे मोमेंटम कैरी करते हैं, वो चीज़ें पुश करते हैं। आप उन्हें लेजर ट्वीजर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को उठाने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि वो पुश करते हैं, ये ज़्यादा मोमेंटम के साथ वापस आता है जितना कि ये गया था। तो इससे आपको एक एक्सेलरेशन फोर्स मिलता है, और फिर आप ब्लैक होल से एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं ताकि आप वही स्पीड पा सकें। ये फ्रीमैन डायसन के आइडिया की तरह ही है, लेकिन एक सुरक्षित दूरी से, जिससे जोखिम कम हो। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 1 मिलियन या 10 मिलियन ब्लैक होल्स तो होने ही चाहिए। इनमें से कुछ 10 से 20 लाइट ईयर्स जितने पास भी हो सकते हैं। जब आप ऑकरेंस रेट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ये प्रैक्टिकली ये बता सकता है कि एक ब्लैक होल कितना पास हो सकता है। बेशक ये डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो ब्लैक हैं और इनको स्वाभाविक रूप से देखना कठिन है, लेकिन स्टैटिस्टिकली मिल्की वे में उनमें से काफ़ी होने चाहिए। ये ऑब्जेक्ट्स नेचुरल वे पॉइंट स्टेशंस हो सकते हैं और आप उन्हें तेज़ी से गति बढ़ाने और धीमा करने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर हम एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे थे। ब्लैक होल्स की पहचान और एक्सप्लोरेशन में कई रोमांचक ब्रेक थ्रूज हुए हैं, जिन्होंने न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदला है, बल्कि नई तकनीकी सीमाओं और संभावनाओं को भी जन्म दिया है। तो जो बूमरैंग की बात हो रही है,
बूमरैंगिंग फोटॉन्स, इस पर बहुत काम हुआ है। फोटॉन रिंग्स और सभी मज़ेदार चीज़ें जो ब्लैक होल्स के बाहर चल रही हैं। हाँ, तो बाहर का सारा कचरा असल में वही चीज़ हो सकता है जो अंदर हो रही घटनाओं को समझने की कुंजी रखता हो। और फिर हॉकिंग रेडिएशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक होल्स के बारे में कुछ अजीब चीज़ें हैं जिन्हें मैं भी नहीं समझ सकता, ज़्यादातर लोग नहीं समझते। होलोग्राफिक प्रिंसिपल, जिसमें इंफॉर्मेशन को ब्लैक होल के बाहर 2D प्लेन पर स्टोर किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी मुश्किल है कि आप एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए बिना स्टोर कर सकते हैं। और अगर ये इसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये फिजिक्स की सारी समझ को चुनौती देता है। ये सब बहुत ही दिलचस्प है, स्पेशली उन ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए कि ब्लैक होल को प्रोपल्शन के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। हाँ, मेरा मतलब है कि ये हो सकता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ब्लैक होल्स को कई तरीकों से इस्तेमाल करती हों। मुझे लगता है ये साइंस फिक्शन या साइंस फिक्शन ट्रोप में एक पॉपुलर आइडिया रहा है कि सेजिटेरियस ए स्टार, सेंट्रल ब्लैक गैलेक्सी में सुपरमैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि यह एक तरह का विशाल इंजन है। ब्लैक होल की एक यूनिक कैपेबिलिटी ये है कि आप इसमें मैटर फेंक सकते हो और इससे वो जेट्स बाहर निकलते हैं, एक्रीशन डिस्क्स और जेट्स जो बाहर की तरफ उड़ते हैं। तो आप इन्हें मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, E=mc² के जरिए। और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने ही एंटी पार्टिकल के साथ मिल जाए। तो इनके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। आप शायद सिर्फ गार्बेज को ब्लैक होल में फेंक कर एक सिविलाइजेशन को पावर कर सकते हो। बस एस्ट्रॉइड्स को अंदर फेंक दो और अपनी सिविलाइजेशन को उतनी एनर्जी दे दो जितनी तुम्हें कभी भी रियलिस्टिकली जरूरत हो सकती है। और आप उन्हें यूनिवर्स में दूर तक एक्सेलरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आप सोच सकते हो कि छोटे आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स को थर्मल जनरेटर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए, है ना? तो उनमें से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन साइज के ज़्यादा से ज़्यादा छोटे होने पर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो एक बहुत छोटा ब्लैक होल जो आप लगभग अपने हाथ में पकड़ने जैसा सोच सकते हो, वो असल में एक काफ़ी बड़ा हीट सोर्स होगा। तो और इससे कई तरह की संभावनाएं उभरती हैं कि आप इसे इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ताकि अपनी सिविलाइजेशन को पावर दे सको।